ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे आप जानते हैं कि ये प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में दे रखी है। यानी कि अगर संविधान के किसी प्रावधान में कोई संशोधन करना होता है, कोई परिवर्तन करना होता है, किसी प्रावधान को बदलना है, किसी प्रावधान को हटाना है, तो इस सब की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है। और इस तरह से किसी प्रावधान में कोई भी परिवर्तन करना ये संविधान संशोधन कहलाता है। तो इस तरह से संविधान संशोधन 368 में डिफाइन किया गया है। और संविधान संशोधन की शक्ति आप जानते हैं कि संसद को दी गई है। राज्य विधानमंडलों का संशोधन में कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, थोड़ी सी भूमिका है। वो क्या भूमिका है अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, लेकिन संक्षेप में बस ऐसे कहें कि संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और थोड़ी सी भूमिका राज्यों के पास है, तो उसे अगले थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो एक बिंदु। अब दूसरा बिंदु है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है, कैसे संशोधन होता है। तो सीधी सी बात है कि जो भी संसद में संशोधन करना होता है, मतलब संविधान में सॉरी संशोधन करना होता है, उसके लिए एक प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो शुरुआत होती है संविधान संशोधन विधेयक से। ये संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए राष्ट्रपति से पहले से मंजूरी नहीं ली जाती। दोनों सदनों को इस संशोधन को अलग अलग पारित करना होता है, यानी लोकसभा अलग पारित करेगी, राज्यसभा अलग पारित करेगी। दोनों सदन जब इसे अलग अलग पारित कर देंगे तब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, यानी कि पारित हो जाता है और गजट हो जाता है। फिर इसके बाद अधिसूचित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रोकने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना है। यानी कि अगर दोनों सदनों ने संविधान संशोधन को अलग अलग पारित कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति जैसे अन्य विधेयकों के साथ क्या क्या कर सकता है, वो किसी विधेयक को रोक सकता है, किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर किसी विधेयक पर बिना हाँ या कहे वो अपने पास उसे अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। लेकिन संविधान संशोधन को ना तो वो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ना ही उसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है। उस विधेयक पर तो उसे हाँ कहनी है हर हालत में। तो ये बिंदु आपको याद रखना है। दूसरा बिंदु इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जैसे साधारण विधेयक के साथ होता है ना कि अगर लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दे और राज्यसभा अगर पारित नहीं कर रही है और राष्ट्रपति की नजर में अगर विधेयक का पारित होना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुला लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक में इस तरह का कोई प्रावधान संयुक्त अधिवेशन का नहीं है, यानी दोनों सदनों को अलग अलग ही पारित करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास नहीं करे, या राज्यसभा पास कर दे लोकसभा पास नहीं करे, तो संविधान संशोधन विधेयक वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है, उस पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। तो एक ये बिंदु आपको याद रखना है। अब इसके बाद आती है बात के जो संविधान संशोधन विधेयक हैं संसद में कैसे पारित होते हैं। तो उसके लिए 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहली प्रक्रिया को कहते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरी प्रक्रिया को कहते हैं विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरी प्रक्रिया को कहते हैं विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। यानी हम ऐसे कहें कि संविधान संशोधन विधेयक को पास करने की संविधान में 3 विधियां दे रखी हैं। पहली विधि कहलाती है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी विधि कहलाती है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरी विधि कहलाती है विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा। तो देखो यहाँ पर जो तीसरी वाली विधि है इसमें राज्यों का थोड़ा सा आवश्यकता महसूस हो रही है संविधान संशोधन में, बाकी पहले दोनों जो प्रक्रियाएं हैं उनमें नहीं हो रही। तो अब हम इनको तीनों प्रक्रियाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहली प्रक्रिया है कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। तो साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन है, पहले तो ये जान लें
कि सही मायने में, ट्रू सेंस में, इस प्रकार होने वाले संशोधन को संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। हालांकि संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, इससे संशोधन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक बिंदु। दूसरा बिंदु इसका कि कौन कौन से वो प्रावधान हैं जिन्हें साधारण बहुमत के द्वारा पारित कर सकते हैं। तो इसमें एक तो नए राज्यों का निर्माण, जो कि अनुच्छेद 2 में दे रखा है। राज्य की सीमा या नाम या उसके क्षेत्र में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 में दे रखा है। नागरिकता में संशोधन, जो कि अनुच्छेद 11 में दे रखा है। या फिर विधान परिषद का निर्माण, जो कि अनुच्छेद 169 में दे रखा है। या फिर राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनके जो वेतन भत्ते हैं जो कि अनुसूची 2 में दे रखे हैं। या फिर अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 8, इनमें अगर कोई संशोधन करने होते हैं तो वो संशोधन संविधान संशोधन की कौन सी श्रेणी में आते हैं? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की श्रेणी में आते हैं। और साधारण बहुमत का अर्थ क्या है? अर्थ इसका ये है कि संसद में, दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों का बहुमत, यानी जितने सदस्य उस दिन मीटिंग में मौजूद हैं उनके आधे से ज्यादा लोग अगर इसे पारित करें तो ये संशोधन पारित मान लिया जाता है। इसको कहते हैं साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। तो 3 बिंदु यहाँ पे याद रखने हैं आपको कि साधारण बहुमत कहते किसे हैं? तो उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। दूसरा बिंदु कि इस प्रकार संविधान में संशोधन तो हो जाता है लेकिन उसे संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तीसरा बिंदु कि वो कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनमें इस विधि से संशोधन किया जा सकता है, तो वो मैंने ये स्क्रीन पर आपको दिखाई है। तो ये प्रक्रिया होगी साधारण बहुमत की। अब अगली प्रक्रिया है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है ये जान लें। विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, जो भी अधिक हो, जो फिगर बड़ा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझें कि जैसे लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का बहुमत होगा 273। और मान लीजिए किसी दिन 450 सदस्य मौजूद हैं तो उनका 2/3 होगा 300। तो 273 में और 300 में कौन सा फिगर अधिक है? 300। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 300 वोटों से पारित होगा, यानी जो भी संख्या ज्यादा होगी उससे पारित होगा। इसको कहते हैं विशेष बहुमत। और ज्यादातर संविधान के संशोधन इसी प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। इनमें एक तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 में, वो मूल अधिकारों से संबंधित सारे संशोधन, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित सारे संशोधन, वो इसी प्रकार से होते हैं। यानी कि अगर किसी प्रक्रिया में विशेष तौर पर लिखा नहीं गया है तो वो सारे संशोधन विशेष बहुमत द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये थोड़ी पहले वाले से जटिल प्रक्रिया है। अब इसके बाद है विशेष प्रक्रिया, यानी तीसरा। विशेष प्रक्रिया का अर्थ है कि इसमें जो विशेष बहुमत था वो तो लागू होगा ही होगा, और फिर देश के आधे कम से कम राज्यों के विधानमंडल उसका समर्थन करें, यानी कम से कम आधे राज्यों को वो प्रस्ताव अपने यहाँ पारित करना होगा विधानमंडलों में। यानी जिन राज्यों में सिर्फ विधानसभा है वहां पे विधानसभा के द्वारा, और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहां पे दोनों के द्वारा ये जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो इस तरह से इसको विशेष प्रक्रिया कहते हैं। और ये सबसे जटिल प्रक्रिया है, यानी कि सबसे पहले संसद के दोनों सदन पास करेंगे विशेष बहुमत के द्वारा, उसके बाद राज्यों के आधे से कम आधे राज्यों के विधानमंडल इसको अपने यहाँ पारित करेंगे, उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये लागू होगा। तो आपको पता है कि ये प्रक्रिया जटिल हो गई। तो जो हमारा संघात्मक ढांचा है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि भारत एक संघ है, तो जो जो लक्षण संघात्मक ढांचे को बताते हैं, संघात्मक ढांचे के लिए जिम्मेदार हैं जो जो प्रावधान, उन प्रावधानों में संशोधन इसी विधि से होता है। तो मतलब अगर भारत के संघात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधानों में कोई हमें संशोधन करना है तो वो संशोधन प्रक्रिया जो है वो इस विशेष तरीके से पारित की जाएगी। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद मुख्य रूप से आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? तो एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो कि अनुच्छेद 73 में दे रखा है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो कि अनुच्छेद 162 में दे रखा है।
संघ की न्यायपालिका के बारे में भाग 5 है, जो अनुच्छेद 124 से लेकर के हैं। राज्य के उच्च न्यायालय भाग 6 हैं, जो कि आपको मालूम कि अनुच्छेद 213 से लेकर के हैं। संघ और राज्यों के विधायी संबंध, जो कि भाग 11 है, यानी 245 अनुच्छेद के बाद के हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि संसद में लोकसभा में राज्यों की कितनी सीटें होंगी, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ये जो अनुसूची 4 दे रखी है, ये अनुसूची 7, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, और स्वयं अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान की प्रक्रिया दी गई है। इनमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है, तो ये संशोधन की जो प्रक्रिया है वो विशेष प्रक्रिया के द्वारा तय की जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों तरीके संशोधन के हो गए। अब इसके बाद आती है कि संशोधन, संविधान संशोधन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से अब तक मामले आए हैं और उन मामलों पर क्या निर्णय हुआ है। तो इसमें 4 खास तौर से मामले ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और एक 5वां इंदिरा गांधी वाला मामला भी है, जो उन्होंने आपातकाल लगाया था, और जिसमें आप पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था, तो उसी से संबंधित है। तो इस तरह से हम 5 खास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं, उनका संबंध इस संशोधन की प्रक्रिया से है। तो सबसे पहला इस मामले में मामला आता है शंकरी प्रसाद का 1951 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा निर्णय जो दिया वो गोलकनाथ मामला था 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया और कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब जब ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए फिर संसद ने संविधान में 24वां संविधान संशोधन पारित किया, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए उस संशोधन में बोला गया कि मूल अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है। ये मामला फिर 1973 में सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में इस 24वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, लेकिन उसने बोला अपने पहले के निर्णय को बदलते हुए कि हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, संभव है, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संशोधन से संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे ये पहली बार ये शब्द आ रहा है, आधारभूत ढांचा। तो आधारभूत ढांचे के बारे में संविधान का क्या है, इसके बारे में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और उसमें बोला कि संसद जो है संविधान में कितने भी संशोधन कर सकती है, ये अधिकार है, लेकिन इन संशोधनों से संविधान का मूल स्वरूप या मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। तो अब इस पे हम आगे चर्चा करेंगे, मूल ढांचे पे। लेकिन ये जो मुख्य बात है कि क्वेश्चन जो आता है कि संविधान के मूल स्वरूप या मूल ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित हुआ, तो केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित हुआ। जब आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तब और थोड़ा सा क्लियर होगा ये। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये जो केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे के बारे में बात कही गई, तो इसको भी फिर 37वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने रद्द कर दिया, आधारभूत ढांचे को। और इस 37वें संशोधन को चुनौती दी गई 1975 में इंदिरा गांधी के मामले में। तो इंदिरा गांधी के मामले में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर 37वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया और अपने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को बरकरार रखा। और अंतिम मोहर आधारभूत ढांचे पर लगी 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में, जिसमें बोला गया कि आधारभूत ढांचा नहीं बदला जा सकता, और इसमें 42वें संशोधन को रद्द कर दिया। तो 5 केस आपको याद रखने हैं, इनका भी आगे हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे तब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर भी एक बार मैं बताऊं कि संविधान संशोधन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के 5 मामले प्रसिद्ध हैं। 1951 का शंकरी प्रसाद मामला, 1967 का गोलकनाथ मामला, 1973 का केशवानंद भारती मामला, 1975 का इंदिरा गांधी मामला, और 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला। इन सब का परिणाम ये निकला कि संविधान के बारे में एक नया तथ्य निकल के आया, आधारभूत ढांचा। तो अब बात आती है कि आधारभूत ढांचा है क्या। तो पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे की कोई परिभाषा नहीं दी है, ध्यान रखना है। केशवानंद भारती मामले में आधारभूत ढांचा शब्द आया है, लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं दी है। दूसरी बात
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि समय समय पर जब हमारे सामने कोई मैटर लाया जाएगा तो तथ्यों के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन सा आधारभूत ढांचा है, कौन सा आधारभूत ढांचा नहीं है। तो अब तक जो न्यायिक निर्णय हुए हैं उनमें जो आधारभूत ढांचे के तौर पर जो बातें निकल के आई हैं वो ये हैं, इस स्लाइड में जो मैं दिखा रहा हूं आपको कि कौन कौन सी मुख्य बातें आधारभूत ढांचे के तौर पर निकल के आई हैं। तो एक तो संविधान सर्वोच्च है, इसको आधारभूत ढांचा माना गया है। प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा माना गया है। हमारी शासन व्यवस्था में जो लोकतंत्र और गणतंत्र हैं इनको आधारभूत ढांचा माना गया है। हमारा संविधान का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, संसदीय शासन प्रणाली है, संविधान के मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत और उनमें आपस में सामंजस्य है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, हमारा संघात्मक ढांचा है, ये सारी बातों को समय समय पर अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का मतलब संज्ञा दी है कि ये आधारभूत ढांचे हैं और बोला है कि संसद इन मामलों में संशोधन नहीं कर सकती, इन मामलों में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान में इन चीजों के बारे में जो जो बातें कही गई हैं, जो जो प्रावधान दिए गए हैं, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इस तरह से और भी आगे जब कभी तथ्यात्मक रूप से कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाई जाएगी तब सुप्रीम कोर्ट इनके मामले में आधारभूत ढांचे से संबंधित मामले आगे लेगा। तो इस तरह से ये चीजें हम इसमें समझते हैं।